हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए L5 जो कि चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 और उसको शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या पढ़ना बाकी है। तो ये सारा जो था वो हमारा चैप्टर फ्लो है और लेक्चर फ्लो आज का ये रहेगा कि हमें पढ़ना है टेरिडोफाइटा, उसके बाद हम टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, बस ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन ये अपने आप में कुछ सिद्ध हैं। तो शुरू करते हैं टेरिडोफाइटा को। लेकिन टेरिडोफाइटा पढ़ने से पहले आप पिछले लेक्चर लेकर आएंगे तो आपके लिए थोड़ा पढ़ना इजी हो जाएगा, क्योंकि अब से आपका काम जो है वो थोड़ा इजी होने वाला है। अगर आपने शैवाल और उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ लिया है तो अब जो कहानी है वो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सिंपली सीधी सीधी चलने वाली है। सेम कहानी है, 1-2 वेरिएशन के साथ। ज़्यादातर लर्निंग प्रोसेस जो है वो शैवालों में रहेगा आपका, उसके बाद ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा सिमिलर काम चलना शुरू हो जाएगा। तो वैसा ही टेरिडोफाइटा में हमने जो ब्रायोफाइटा में पढ़ा है उससे मिलती जुलती प्रक्रियाएं ही चलेंगी यहाँ पर। तो पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा क्या है। तो टेरिडोफाइटा जो है पादप जगत का एक वर्गीकरण है, एक समूह है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के प्लांट्स को रखा गया है। और इनको टेरिडोफाइटा में क्यों रखा गया, ब्रायोफाइटा में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इनमें संवहन उत्तकों का निर्माण होना शुरू हो गया है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, विथाउट संवहन उत्तक, यानी विथाउट वस्कुलर बंडल या सिस्टम होता है उसमें। लेकिन टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तकों का विकास होना जो है वो शुरू हो गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हम पढ़ेंगे अभी बताते हैं आपको। सबसे पहले फोटोग्राफ देख लीजिए वरना ये बुरा मान जाएंगे। कौन है ये टेरिडोफाइटा का एक मेंबर है जिसको सिलेजिनेला कहते हैं। तो सिलेजिनेला कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आपने कई बार इसे देखा भी होगा, लेकिन वही हमें पता ही नहीं होता है कि ये सिलेजिनेला है ना, इग्नोर कर देते हैं हम। तो आप जब देखें तो इसे ध्यान रखें, बारीक बारीक सी पत्तियां होती हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत सारी है, वो देखेंगे हम अभी। टेरिडोफाइटा प्राथमिक बीज वहीन, अगर आपको वही फर्स्ट जो लेक्चर में हमने डिवाइडेशन किया था, क्लासिफिकेशन किया था कि किस किस बेस पे हम इन लोगों को बांटते हैं, तो आपको अगर ध्यान हो तो बीज रहित स्पोर फॉर्मेटिव जो कैटेगरी थी उसमें हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और शैवालों को रखा था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, बीज वहीन संवहनी पौधे हैं। संवहनी जो मैंने बात कर दी कि इसमें क्या है, वस्कुलर सिस्टम है, मीन्स क्या है, जाइलम और फ्लोएम है, जो कि ब्रायोफाइटा में टोटली एब्सेंट है। यहां से वस्कुलर सिस्टम शुरू हो गया। एक और चीज, हमने ब्रायोफाइटा को कहा था कि वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट फैमिली है, ठीक है। टेरिडोफाइटा को कहा जाता है कि ये रेप्टाइल्स हैं ऑफ प्लांट है। अब आप बोलेंगे रेप्टाइल्स क्या है, तो देखो एनिमल थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, थोड़ा मैं और बता देती हूँ। एनिमल में बहुत सारी कैटेगरी है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, एविज है जिसमें पक्षी आते हैं, ठीक है, और एक एम्फीबियंस जो हमने ब्रायोफाइटा में डिस्कस किया। एम्फीबियंस पानी और जल में दोनों रहते थे, तो ब्रायोफाइटा भी रहते थे, तो उनको हमने एम्फीबियंस बोल दिया। एम्फीबियंस के बाद जो विकसित कैटेगरी है, जब हमने वो अंडा और मुर्गी वाला केस डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो, और नहीं है तो फिर आप एक बार फिर से उसको देख ले, तो हमने बताया था कि एम्फीबियंस के बाद कौन आए थे, रेप्टाइल्स आए थे, रेंगने वाले जंतु। क्या कहते हैं इनको, रेंगने वाले जीव, इनको रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो रेप्टाइल्स आए थे धीरे धीरे जब पानी से निकल के वो जमीन पर आए, है ना, तो वो रेंगने वाले जंतु बन गए। ऐसे ही टेरिडोफाइटा का हाल है। पहले ब्रायोफाइटा थे, ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं था, इनमें संवहन उत्तक है। इट मीन्स कि ब्रायोफाइटा से क्या हो गए, विकसित हो गए, मतलब उनसे हायर पोस्ट पे हैं। साथ ही ये जमीन पे रहते हैं और इसीलिए इनको हम क्या बोल देंगे, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट। प्लांट में रेप्टाइल्स नहीं होते, लेकिन हम इसे कहते हैं कि ये पादप जगत के क्या हैं, रेंगने वाले हैं, मतलब जमीन पे रहने वाले प्लांट्स है सबसे पहले। उससे पहले वाले आपने देखा शैवाल जलीय थे, ब्रायोफाइटा जलीय थे। यहाँ से जलीय कुछ कंडीशंस में थे, हालांकि हमने कहा था कि वो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। ये टोटली कहाँ पे रहेंगे, आपके स्थल। अब देखो 1-2 हो सकते हैं,
जो जल में रहते हो, क्योंकि विकास चल रहा है ना, यही तो हम पढ़ते हैं कि विकास धीरे धीरे होता है। कुछ स्पीशीज इसकी आपको जल में मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, थल में, यानी विकास हो रहा है धीरे धीरे। और फिर अब जब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे वो तो टोटली कहाँ मिलेंगे, आपको स्थल पे मिलेंगे। अब आप बोलेंगे एविस की तरह उनमें भी कोई उड़ने वाला मिलेगा, नहीं, पक्षियों की तरह उनमें कोई उड़ने वाला नहीं मिलेगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो स्पष्ट बीजाणुद्भिद पादपकाय वह अस्पष्ट स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में विभेदित होता है। ये क्या बात कह दी हमने, ये बात कह दी कि वही मैंने कहा पिछले लेक्चर नहीं लेकर आओगे तो जीवन में सन्नाटा ही भरा रहेगा। फिर वो गाना आएगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ठीक है। क्यों कोरा रह गया, क्योंकि हमने पिछले वाला पढ़ा ही नहीं। और ये सारी जो है वो चीजें ऊपर से ही जाएगी। देखो, जब हम ब्रायोफाइटा और शैवाल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा में जो मेन बॉडी होती है, मतलब जो मेन पार्ट प्लांट होता है ना, ब्रायोफाइटा के प्लांट्स देखे थे हमने, उनमें हमने कहा था कि वो युग्मकोद्भिद होती है। मार्केंशिया देखा, ठीक है, मॉसेस, लिवरवर्ट जो भी हमने देखे, हमने कहा था ये युग्मकोद्भिद है। उसके ऊपर वो ऐसा है ना संपुट जैसा, पुरानी कहानी में ये उसके ऊपर उगता था स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद। यहाँ पे केस ऐसा नहीं है, हम बोल रहे थे वहां पे कि बीजाणुद्भिद जो है वो युग्मकोद्भिद के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मैंने कहा ये विकसित प्लांट है, तो इनमें क्या है, एक तो अस्पष्ट युग्मकोद्भिद है। देखो हम विकास की तरफ जा रहे हैं। अभी जो हम प्लांट देखते हैं ना एंजियोस्पर्म, उसमें युग्मकोद्भिद हमें दिखता ही नहीं है, युग्मकोद्भिद जैसी कोई बॉडी होती ही नहीं है। शैवालों में युग्मकोद्भिद अलग से दिखा, ब्रायोफाइटा में अलग से पौधे जैसा दिखा, मतलब हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पे युग्मकोद्भिद अस्पष्ट है, विकास की तरफ जा रहे हैं, मतलब युग्मकोद्भिद थोड़ी देर के लिए दिखता है, चिन्नू सा दिखता है ना, कुछ देर के लिए। और स्वतंत्र भी है, मतलब ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, खुद का खाना वगैरह सब ये खुद बनाएगा, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। साथ ही हमारा क्या हो गया है, जो बीजाणुद्भिद है वो स्पष्ट हो गया है और ये भी इस पे डिपेंडेंट नहीं है। वहां पे बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पे डिपेंडेंट था, कहाँ पे, ब्रायोफाइटा में। लेकिन यहाँ पे दोनों अपने आप में स्वतंत्र हो गए, ये अपना काम तू अपना काम, तू कौन मैं खामखा वाला केस चल रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या है, ये पंजाबी कहावत है। चलिए, इन्हें सावनी क्रिप्टोगेम्स, सावनी का मतलब समझ में आ ही गया होगा, वस्कुलर, और क्रिप्टोगेम्स वही हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था कि दूसरा वाला जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, जो इस साइड बनाया था, पुरानी क्लासेस वही रामायण चलती रहेगी हमेशा, तो उसको याद करना है, वो एवं ही नहीं बनाया था, थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान रखिए ताकि यहाँ पे लिखने में सहायता मिल जाए आपको। तो हमने एक क्रिप्टोगेम्स बांटे थे और एक फेनरोगेम्स बांटे थे। क्रिप्टोगेम्स में हमने कहा था ये स्पोर बनाते हैं, मतलब बीजाणु बनाते हैं, लेकिन बीज नहीं बनता, ठीक है। उसमें हमने रखा था शैवालों को, ब्रायोफाइटा को और टेरिडोफाइटा को। तो ये टेरिडोफाइटा है, ठीक है। ब्रायोफाइटा भी क्रिप्टोगेम्स में ही आता है। अगर इधर वाला वो जो सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन हम देखें तो दो तरह की क्लासिफिकेशन हमने स्टार्टिंग में बोर्ड पर बताए थे जब हमने प्लांट शुरू किया था, ठीक है। तो ये क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। टेरिडोफाइट के निम्नलिखित विभेदक लक्षण हैं। चलिए लक्षण देख लेते हैं। अब लक्षणों में आपको बहुत समानता दिखने लग गई होगी। ये जो थे मेन चेंजेस थे ब्रायोफाइटा को जो अलग कर रहे थे, अब कहानी जो है वो थोड़ी सी सिमिलर चलती रहेगी। चलिए, आवास क्या है, अधिकांश टेरिडोफाइट स्थलीय है, ये बात हम बोल चुके हैं, जो नम छायादार चट्टानों पेड़ों के तनों पर उगते हैं, ठीक है। कुछ पादप जलीय, मैंने कहा अभी विकास पूरा नहीं हुआ है तो कुछ मिल सकते हैं जल में, कुछ मरुस्थल में सूखी जगहों पे भी पाए जाते हैं। इक्विसिटम, इसको याद रखेंगे कि कुछ प्रजातियां मरुस्थलीय हैं, मतलब डेजर्ट इलाके में रहती हैं, जबकि एजोला साल्विनिया जलीय जातियां हैं, ठीक है। और मार्सिलिया को आप याद रखेंगे कि ये उभयचर है। देखो अभी कैसे पता चला हम ये ब्रायोफाइटा से आए हैं, कनेक्टिव लिंक, जिसकी बात मैंने वही मुर्गी वाले में कही थी कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो हमें बताता है कि
ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा पहले आया है, टेरिडोफाइटा बाद में आया। तो यहाँ पे भी एक कनेक्टिव लिंक हमें मिला हुआ है मार्सिलिया। इसमें कुछ कैरेक्टर ब्रायोफाइटा जैसे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पानी में भी रह रहा है और जल में भी रह रहा है, दोनों जगह रह रहा है। मतलब वही, इसको बाहर भी रह रहा है और निषेचन के लिए इसको जल की आवश्यकता है। तो ये हमें बताता है कि टेरिडोफाइटा विकसित है, सवन युग तक विकसित हो चुके हैं, स्थल पे आ गए हैं ये दोनों। तो ये बताते हैं कि टेरिडोफाइटा एडवांस है, मतलब विकसित है। और कुछ चीजें, जैसे कुछ चीजों का जलीय होना, ये बताता है कि ये ब्रायोफाइटा के बाद है, ब्रायोफाइटा और शैवाल के बाद है। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए 2-2, 3-3 जो स्पीशीज मैंने लिखी है। उसके बाद एक कहानी जो मैं बताना चाह रही हूँ इक्विसिटम के लिए। इक्विसिटम को हम बोलते हैं हॉर्स टेल। हॉर्स टेल मतलब घोड़े की पूंछ जैसा। अभी पिक्चर बताते हैं आपको इसका, ये देखो इक्विसिटम। ये तो सिलेजिनेला है, फर्स्ट फोटोग्राफ जो आपको दिखाया, ये इक्विसिटम है। इसका ये जो है ना, ये इसको स्ट्रोबिलस बोलते हैं वैसे, अभी बात करेंगे इसकी। तो ये घोड़े की पूंछ होती है ना, जिस तरह से बहुत ज्यादा लंबे बाल होते हैं, हालांकि मैंने छोटे बना दिए। तो अगर मैं इसको उल्टा करके देखूं तो कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है कि ये हॉर्स टेल है। तो इसका कॉमन नेम याद रखेंगे आप, हॉर्स टेल प्लांट कहते हैं इसको। इसका भी एक कॉमन नाम है, बताऊंगी मैं जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे हम। चलो अब आ जाते हैं मेन बॉडी पे। वहां पे मेन बॉडी कौन सी थी? ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद था, उस पे बीजाणुद्भिद उगता था। यहाँ पे जो मेन बॉडी है, और ब्रायोफाइटा में क्या थे? जड़, तना, पत्ती पूरी तरह से विकसित नहीं थे। जड़ जैसे भाग थे, तने जैसे भाग थे, जिसको हम फाइलॉइड और राइजोइड कह रहे थे। ठीक है, यह बीजाणुद्भिद द्वारा निरूपित होती है। मतलब इसकी मेन पीढ़ी कौन सी है? स्पोरोफाइट है। वहां पे मेन पीढ़ी युग्मकोद्भिद थी, उसके बाद बीजाणुद्भिद उगता था। अर्थात मुख्य पौधा, यानी कि जो मेन आप ये पौधे देख रहे हैं वो कैसे हैं? बीजाणुद्भिद है। वहां पे जो मेन हम देखते थे, मार्केंशिया देखा, वो युग्मकोद्भिद था। ठीक है, पौधा स्पोरोफाइट होता है। बीजाणुद्भिद स्पष्ट जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होता है। ये बात भी सिद्ध करती है कि ये ब्रायोफाइटा के बाद आए हैं। वहां पे जैसी संरचनाएं थी जड़, तना, पत्ती जैसी, यहाँ पे पूर्णतः जड़, तना, पत्ती बन गए हैं। अब आप बोलेंगे कैसे पता चला इसमें पूर्ण जड़, तना, पत्ती बन गए? वही जो हमने ब्रायोफाइटा में कमियां बताई थी कि उसमें सहवन उत्तक नहीं थे, जो होने चाहिए जड़ में, तनाव में और पत्तियों में। यहाँ पे तीनों है। ठीक है, तीनों में सहवन उत्तक है, इसलिए ये क्या है? रियल जड़, तना, पत्ती है इनकी संरचना। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, थोड़ा सा आगे जाओगे तो पढ़ोगे। चलिए, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो आएगा पूरा चैप्टर जड़, तना, पत्ती का, तब पढ़ेंगे। अब जड़ों की बात कर लेते हैं। प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती है। इसका क्या मतलब है कि जो भी स्पोरोफाइट होगा उसकी जो भी जड़ निकलेगी वो पहले एक ऐसा थ्रेड लाइक निकलेगा। ये अल्पकालिक होगी, मतलब कुछ टाइम तक जिएगी ये, और कुछ समय बाद इसमें से क्या निकलने लग जाएगी? दूसरी जड़ें निकलने लग जाएगी, छोटी छोटी, और वो फैल जाएगी, पूरा जड़ बना लेगी। और धीरे धीरे ये जो पहले बनी है, ये येलो वाली, ये क्या होती जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी इस तरह से। और उसकी जगह कौन ले लेगी? ये सफेद वाली जड़ें। इसको बोलते हैं अल्पकालिक होना। और पहले जो उगती है उसको हम जड़ बोलते हैं। एक मेन जड़ से या रूट से जो शाखाएं निकलती हैं उसको हम अपस्थानिक जड़ें कह देते हैं। तो यहाँ पे वर्ड होगा, प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं जो अपस्थानिक जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। ठीक है, जड़ की बात हो गई। पहले हमने पूरा वो देख लिया कैसा पादप है, उसके बाद जड़ देख रहे हैं। अब हम आए तने पर। यह शाखित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसा है ये? ब्रांच्ड है। आपने सिलेजिनेलिया का फोटो देखा, काफी शाखाएं निकली हुई है उसकी। अधिकांश फर्म में तना भूमिगत राइजोम होता है। ये क्या चीज है कि कुछ फर्न्स ऐसे हैं जिनमें तना जो है वो, ये जमीन है तो जमीन के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम तना कहते हैं, लेकिन इसका तना जो है वो ऐसे जमीन के ऐसे मतलब सतह से तैरता है, और कुछ भाग उसका अंदर और कुछ भाग बाहर भी होता है। तो ऐसे तने को हम बोलते हैं राइजोम।
ये भी पढ़ना है हमें आगे जाके, जब हम तने के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। जो अदरक होती है ना, अदरक क्या है, तना है, लेकिन कौन से टाइप का तना है, वो राइजोम टाइप का तना है, क्योंकि अदरक जमीन के अंदर होता है। अब आप बोलेंगे उस तना कैसे है, तो ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना, जब आएंगे वो चैप्टर तब। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये तना है, 101% तना है, क्योंकि इसमें कुछ संरचना है जो इसे तना बनाती है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, तना है, और ये जमीन के अंदर और ऊपर ऐसे फैला हुआ है, इसीलिए अब इसको जड़ तो कह नहीं सकते, है तो तना, तो इसको एक नाम दे दिया गया है राइजोम, जैसा कि अदरक में होता है। अदरक भी राइजोम टाइप का तना है। एक छोटा सा हिंट मैं दे देती हूँ, अदरक जब आप देखते हैं तो अदरक पे आपको ऐसी लाइंस दिखती है छोटी छोटी, है ना, ये मान लो अदरक है, ऐसा गंदा सा अदरक बनाती है मैम तो, ठीक है, ये अदरक है, इस पे आपको लाइन दिखती है ऐसी, ये लाइन होती है पर्व व पर्व संध्या, जिसको हम नोड्स और इंटर नोड्स कहते हैं। ये तने की खासियत होती है, ये जड़ में नहीं होती, ना पत्तियों में होती है, तो ये होना इसको साबित करता है कि ये तना है। ऐसे इसमें भी कहीं ना कहीं पर्व और पर्व संध्या है, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि ये तना है, और इसीलिए हमने इसको राइजोम नाम दिया है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए, पत्तियां, पत्तियां दो प्रकार की होती है, लघुपर्ण तथा गुरुपर्ण, यानी कि मेगास्पोरोफिल या मेगाफिल और माइक्रोफिल, ठीक है। वैसे स्पोरोफिल भी लिखते हैं इसको, जब स्पोर बना देती है तो स्पोरोफिल कह देते हैं। वैसे क्या कहते हैं, मेगाफिल्स और माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, और इसको क्या कह देंगे, जो बड़ा होगा उसको मेगा, ठीक है। लघु को माइक्रो, बड़े को मेगा, ठीक है। चलिए, फिल्स का मतलब होता है पत्तियां। हाँ, कई बच्चे जो है वो पूछ रहे हैं कि मैम टेरिडोफाइटा, ये जैसे मैंने ब्रायोफाइटा पढ़ाया तो बच्चों ने कहा फाइटा क्या है, ये तो हम पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, जब हमने क्लोरोफाइटा क्लोरोफाइसी पढ़ा था कि फाइटा का मीनिंग होता है प्लांट्स। बार बार एक ही मीनिंग थोड़ी ना बताएंगे, फाइटा मीन्स प्लांट, इसीलिए इन सब के आगे फाइटा फाइटा लगा हुआ है। और ये चीज हमने जब हमने प्रोटोजोआ के मेंबर पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो युग्लिनॉइडी है उसका अब जो नेम है वो क्या लग दिया है, मिक्सोफाइटा रख दिया है। फाइटा मीन्स पादप, तो वो पादपों जैसे गुण भी है और जंतुओं जैसे गुण भी है, इसलिए उसका नाम मिक्सोफाइटा। तो ये बात बार बार नहीं डिस्कस होती, ठीक है। फाइटा मीन्स प्लांट। सिलेजिनेला में, और इससे ये भी पता चलता है कि आप मेरी नहीं सुनते, ठीक है। सिलेजिनेला में पत्तियां छोटी होती है और फर्न में बड़े आकार की होती है। क्या कहानी है ये, सिलेजिनेला का फोटो देखो, ये देखो, इसकी पत्तियां देखो कैसी है, छोटी छोटी है ना। थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं आपके लिए, ये इसका मेन तना है और इस पे ये छोटी छोटी पत्तियां लग रही है ऐसी। तो कुछ में पत्तियां कैसी होती है, छोटी, और फर्न की अगर हम बात करें तो उसमें पत्तियां क्या होगी, लंबी होगी, ठीक है, बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। अब बात करते हैं सवन उत्तक की, जिससे हमने इसको अलग कर दिया ब्रायोफाइटा से। सवन उत्तक उपस्थित होता है तथा दो प्रकार के उत्तकों जाइलम तथा फ्लोएम का बना होता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सवन उत्तक में जाइलम फ्लोएम होते हैं और ब्रायोफाइटा में नहीं थे, इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा कहानी वही है, बस आपको डिफरेंशिएट करना है। और अब तो जिम्नोस्पर्म आते आते तो बिल्कुल सेम सी कहानियां होने लग जाएगी, क्योंकि अब इसमें कोई विकास बाकी नहीं है, बीज वाला कॉन्सेप्ट बाकी है, बस उसमें चेंज होगा। टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप का स्पोरोफिट होता है, ये बात हम बात कर चुके हैं कि मेन जो होगा वो कौन होगा, स्पोरोफाइट। मतलब आप जो प्लांट्स देख रहे हैं वो कौन सी पीढ़ी को बता रहे हैं, स्पोरोफाइट को बता रहे हैं, युग्मकोद्भिद को नहीं बता रहे। युग्मकोद्भिद तो छोटा सा होगा, हमें दिखेगा भी नहीं, और आप बहुत उसके ऊपर ऐसे कैमरा लेके बैठे रहोगे उसकी जीवन चक्र की किसी घड़ियों में, तब जाके आपको युग्मकोद्भिद दिखेगा, ठीक है। इसमें वास्तविक मूल तना पत्तियां होती है, ये बात हम कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं स्पोरोफाइट दिखता कैसा है। फोटो तो देख लिया, पर डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना, हर जगह फोटो थोड़ी चिपकाएंगे। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानु होती है जो पत्तियों की तरह के बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है या लगी होती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाती है जिसे शंकु कहते हैं। उदाहरण दे रही हूं मैं, सिलेजिनेला। देखो स्पोरोफाइट
सिलेजिनेला और इक्विसिटम दोनों से ये चीज समझ में आ जाएगी। देखो सिलेजिनेला की बात हमने की, तो सिलेजिनेला का ये प्लांट, इस पे होंगी ये छोटी छोटी पत्तियां बहुत पास पास, कितनी गहरी संबंध है इसमें पत्तियों में, इस तरह से, है ना। अब इक्विसिटम की बात करते हैं। इक्विसिटम होता है ऐसा लंबा, एकदम खड़ा सीधा, और वही नीचे तो इसके जड़ होगी और ऊपर इसके एक ऐसी संरचना जो अभी हमने फोटोग्राफ भी देखा था दिखती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हॉर्सटेल कहते हैं, इस तरह से। अब हमें क्या करना है भाई, नेक्स्ट पीढ़ी तो चलानी है ना, जनन तो करना ही है। तो सबसे पहले जो स्पोरोफाइट है उसमें क्या बनती है, स्पोर बनेंगे, मतलब बीजाणु बनेंगे। बीजाणु किस में बनेंगे, बीजाणुधानी में बनेंगे। अब बीजाणुधानी है कहाँ, तो बीजाणुधानी जो है वो दो तरह से होती है। कुछ टेरिडोफाइट जैसे कि सिलेजिनेला जो मैंने इधर बनाया है, इसमें बीजाणुधानी पत्तियों के नीचे होती है, ठीक है, ये पत्तियां हैं। सब पत्तियों में बीजाणुधानी नहीं होती, जिन पत्तियों के नीचे बीजाणुधानी का निर्माण होने लग जाएगा उसे हम बीजाणुपर्ण कह देते हैं, ठीक है। ये पत्तियां ही हैं और इन पत्तियों में निर्माण होने लग जाएगा बीजाणुओं का। कैसे, जैसे ये पत्ती, अब मैं इसको बड़ी बना रही हूं आपके लिए, है ना, इतनी बड़ी होती नहीं है। ये मान लो ये नॉर्मल पत्ती थी, इसके ऊपर किनारे पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो किनारा बोला है, किनारे पर ऐसे बीजाणुधानियां बनने लग जाती है। अब इसमें एक बीजाणु नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। दूसरी बात, ब्रायोफाइटा से हम बात कहना शुरू कर चुके हैं कि वहां पे तो मेन बॉडी जो है वो युग्मकोद्भिद होती है, मतलब एन होती है। यहाँ पे मेन बॉडी जो हमें दिख रही है वो बीजाणुद्भिद है। और बीजाणुद्भिद कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ये बात तो अब तक आपको समझ आ गई होगी। युग्मकोद्भिद n होता है अगुणित और बीजाणुद्भिद 2n होते हैं, तो ये 2n है। अब इनमें ये बीजाणुधानियां बनेगी। ये क्या है, बीजाणुधानी। तो दो तरह से बीजाणु बनती है, जिनमें पत्तियां हैं उनमें तो पत्तियों के नीचे बीजाणुधानी बनने लग जाएगी और इन पत्तियों को हम क्या कह देंगे, बीजाणुपर्ण। ठीक है, वो बात हम कर चुके हैं कि अगर किसी में बीजाणुधानी जो है वो सब में तो बीजाणुपर्णी नहीं होती है, लेकिन कुछ में, जो हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा था कि लघु बीजाणुपर्ण भी होती है और किसी में गुरु बीजाणुपर्ण भी होती है। ये क्या है, किसी में क्या होता है, जो पत्तियां हैं सब में नहीं होती, ये सिलेजिनेला में ही होती है, ये भी बता देते हैं आपको, सब में ये लघु बीजाणुपर्ण नहीं होती, ठीक है। तो किसी में पत्ती जो है वो लंबी हो जाती है और उस पे जो बीजाणु बनते हैं, या उस पत्ती को लघु बीजाणुपर्ण और उन बीजाणुओं को लघु बीजाणु कह देते हैं। जिनमें पत्तियां उससे भी लंबी और लंबी हो जाएगी, बड़ी सी हो जाती है ना, और उसमें जो है जो पत्ती बनती है उसको गुरु बीजाणुपर्ण कह देते हैं और उसमें जो बीजाणु बनते हैं उसको गुरु बीजाणु कह देते हैं। बस साइज का फर्क है। ये हमें कैसे पता चला कि लंबी छोटी पत्ती लंबी है और छोटी है, जब इसके बीजाणु बनते हैं ना तो उनके साइज में फर्क होता है। लघु बीजाणुपर्ण से जो बीज बनेंगे वो लघु होंगे, छोटे होंगे, और गुरु बीजाणुपर्ण से जो बीज बनेंगे वो बड़े होते हैं। ऐसे समझ में आ जाता है, ठीक है। इतना आपको डिटेल नहीं, आप सिर्फ वो लाइन लिख देना, एग्जाम्पल दे देना सिलेजिनेला। तो कुछ में तो पत्तियों में बीजाणु बनते हैं और कुछ जैसे इक्विसिटम में एक ऐसी संरचना बन जाती है जिसको हम शंकु कहते हैं, जो मैंने आपको अभी फोटोग्राफ में बताया था। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे बना भी दिया। तो इसके अंदर बीजाणु बनेंगे, बीजाणुधानी भी इसके अंदर बनेगी और उसी के अंदर से बीजाणु रिलीज होंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि बीजाणुपर्ण क्या है, पत्ती पे बनेंगे तो बीजाणुपर्ण, और अगर शंकु में बनते हैं जैसे कि इक्विसिटम में, इसका एग्जाम्पल इक्विसिटम है, ठीक है। सिलेजिनेला में और बाकी फर्न्स में या जितने भी हैं उसमें क्या बनता है, पत्तियों में ही बीजाणु बनते हैं। चलिए, बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्त जीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मकोद्भिद बनाता है, जिसे प्रोथैलस कहते हैं।
बीजाणु बने। कैसे बनेंगे बीजाणु? हमें क्या करना है? युग्मकोद्भिद बनाना है बीजाणुओं से, मतलब नर व मादा बनाने हैं आगे जाके। तो उसके लिए पहले युग्मकोद्भिद तो बनाना पड़ेगा। युग्मकोद्भिद की बात मैं पहले कह चुकी हूँ, कैसा होगा ये? N होता है, लेकिन हमारा मेन पादप कैसा है? 2N है, तो उसमें क्या करवाना पड़ेगा? मियोसिस करवाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक बीजाणुधानी बना देती हूँ, जो हमने छोटी छोटी बनाई थी पत्तियों पे, है ना। ये जो छोटी बनाई थी ना, उसको मैं बड़ा करके बना रही हूँ। देखो ये सब आपके समझने के लिए है, आप चाहो तो इसको बना सकते हो। बना के हम समझते हैं ना, तो हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। बुक में कोई ऐसे पिक्चर्स नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। हमने पिछले भी जो बनाए हैं सब कुछ, इतना सारा डिटेल में साइकिल बनाया, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, और उससे आपको याद करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। और वही आगे के लिए हेल्पफुल ही है, कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप बनाना चाहते हो उसे या नहीं बनाना चाहते, ठीक है। चलिए, ये बड़ी कर दी मैंने, हालांकि इसका जो एग्जैक्ट शेप है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वो तो हमने ऐसे बनाई है, ये ऐसे लटकी हुई रहती है पत्तियों पे, ऐसे नीचे की तरफ, इस तरह से। इसमें क्या होगा? जो भी कोशिकाएं हैं वो विभाजित होगी, और कौन सा विभाजन करेगी? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन करेगी, तो जो भी बीजाणु बनेंगे वो इसके अंदर ही बनेंगे। और कैसे बनेंगे? N, ये कैसा है? 2N है, तो इसकी कोशिकाएं भी 2N है। यही कह रहा है कि बीजाणुधानी में जो भी बीजाणुधानी किसी भी टाइप की, चाहे शंकु वाली हो चाहे पत्ती वाली हो, उसमें क्या होगा? सबसे पहले विभाजन होगा, बीजाणु बनेंगे, और बीजाणु से क्या हो गए? ये बीजाणु कैसे हैं? कैसे हैं? अगुणित। फिर क्या होगा? ये फट जाएगी यहां से, ये यहां से फट गई, तो सारे बीजाणु क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ये लो, निकल गए। ये जहां पे भी गिरेंगे, जैसे जमीन पे गिर गए, क्योंकि टेरिडोफाइट तो स्थलीय है, ये जमीन पे गिर गए, यहाँ पे ये क्या उगेंगे, और उग के क्या बनाएंगे? युग्मकोद्भिद, जो कैसा होगा? पूरा के पूरा N होगा। यहाँ पे युग्मकोद्भिद कैसा है? मैं आपको शेप बता देती हूँ। युग्मकोद्भिद का कुछ ऐसा शेप होता है, ऐसा, ऊपर से ऐसा, नीचे इसके क्या होंगे? ये तो ऊपर वाला पार्ट है। अब इसको थोड़ा सा नीचे से देखें अगर हम, तो नीचे तो इसके क्या होंगे? वही राइजोइड्स होंगे, मतलब मूल जैसी संरचनाएं होंगी इसमें, क्योंकि नॉर्मल पादप में असली मूल है। युग्मकोद्भिद में जो मूल है वो नॉर्मल मूल जैसी नहीं है, ठीक है, वो राइजोइड्स ही है। और इसके नीचे जब युग्मकोद्भिद बड़ा हो जाएगा, हालांकि हम बोल चुके हैं ये अस्पष्ट है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल पादप है इसमें जड़, तना, पत्ती सब कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये अल्पकालिक है, ये भी हम बोल चुके हैं, कुछ देर तक जिंदा रहेगा ये। और अभी आप जब जिम्नोस्पर्म में जाओगे तो वहां पे तो देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये लास्ट है, इसको देख लो बेचारे को। तो नीचे की तरफ इसमें क्या बनते हैं? वही वापस से बीजाणु बनेंगे, लेकिन अब ये बीजाणु कैसे हैं? ऑलरेडी N है, और ये दो तरह के बनेंगे, अभी हम देखेंगे आगे, जिसमें एक नर युग्मक बनाएगा और एक मादा युग्मक बनाएगा। तो ये हमारा क्या है? युग्मकोद्भिद है। यहाँ पे देखो बोल दिया है थेलाब। थेलाब का मतलब ही है ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, ठीक है, ऐसा युग्मकोद्भिद है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये दो देख चुके हैं, ये स्पोरोफाइट है, दोनों के बीजाणुद्भिद है। ये स्ट्रोबिलस की बात हम कर चुके हैं कि शंकु रूपी होता है इक्विसिटम में। अब बात करते हैं युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद बना दिया। युग्मकोद्भिद में नर मादा अंग होते हैं, जो हमने अभी मैंने बोला नीचे क्या बनेंगी? फिर से बीजाणु बनेंगे उसमें, है ना, धानियां बनेगी, जिन्हें क्रमशः पूधानी, क्योंकि जो पुरुष वाली होगी यानी कि जो नर वाली होगी उसको पूधानी, और जो मादा वाली होगी उसको स्त्रीधानी कह देंगे। आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, ये वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको भी वही कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। पूधानी मतलब एंथ्रीडियम से पूमणु बनेंगे। निकलने के बाद उसे स्त्रीदानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता इन्हें भी है, ये थल में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके क्या होगा? पूमणु को पहुंचने के लिए मादा तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। हालांकि मादा ज्यादा दूर नहीं है, देखो स्पोरोफाइट,
स्त्रीदानी में अंडे से नर युग्मक संगलन हो जाता है, मतलब क्या होंगे, दोनों मिल जाएंगे और युग्मनज बनता है। इसके बाद युग्मनज से बहुकोशिकीय, अब क्या बनेगा वापस, भाई दोनों मिल गए, वापस क्या बनना है, स्पोरोफाइट बन जाएगा ना, साइकिल पूरा करना है ना हमें। बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, साइकिल पूरा, और वही क्या होता है, प्रभावी। बता देते हैं इसको, डायग्राम से समझा देते हैं। लास्ट हमने बनाया युग्मकोद्भिद, ये रहा हमारा युग्मकोद्भिद, ये इसके वो राइजोइड्स, ठीक है। इस पे दो तरह के धानियां बनेंगी, पहली होगी ऐसी वाली, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ, और दूसरी को फिर अलग कलर से बना देती हूँ। दो ही नहीं है, बहुत सारी है, हम इसको दो बना रहे हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर हम ब्रायोफाइटा में समझ चुके हैं, भाई वो तो वैसा होता है नर वाला तो, और मादा वाला ऐसी फ्लास्क जैसी होती है, ये हम ब्रायोफाइटा में पढ़ चुके हैं ना, फ्लास्क जैसा होगा, और ये कैसा होगा, रैकेट जैसा, इसमें भी वैसा ही होता है, और इसी में नर वाले बनेंगे और इसमें मादा वाले, ये भी पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ चुके हैं इसमें वही एक ग्रीवा होगी, नीचे वेंटर होगा, ये सब ब्रायोफाइटा में पढ़ चुके हैं, और अंदर बीच में क्या होगा, एक अंड होगा। ये सेम केस ब्रायोफाइटा जैसा ही चल रहा है। अब ये क्या है, ये जमीन पे लगा हुआ है, थोड़ा सा इमेजिनेशन काम कीजिए। ये ब्रायोफाइटा, मैंने कहा ये अस्पष्ट है, चपटा है और ऐसे लगा हुआ है, ये मान लो वो ब्रायोफाइटा है, ये ऐसे लगा हुआ है, इसके नीचे राइजोइड्स है ना, ये वाले, और नीचे ही धानियां बन रही है, ऊपर नहीं बन रही, नीचे की तरफ बन रही है, ये ऊपर तो प्लेन रहेगा। क्यों नीचे बन रही है, क्योंकि इसने अभी बोला इसको पानी की जरूरत है, तो अगर यहाँ से आसपास कहीं पानी होगा तभी तो पुमणु बह के मादा तक जाएगा, जाना मतलब यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है। और दूसरे तक जा सकता है, मान लो इससे मैच नहीं हुआ तो किसी दूसरे थैलस पे जाके मिल सकता है, ऐसे कैसे बहुत सारे होंगे ना भाई आसपास, अगर उनकी कॉलोनी है तो दूसरे पे जा सकता है, तो पानी जरूरी है। तो ये वैसी है, ऐसी बनी हुई, और ये हमारी मादा है, ऐसे कप लाइक उल्टी लटकी हुई है ना, ऐसे जैसे अगर मैं बनाऊं, ये थैलस है मान लो, है ना, इस पे ये लटकी हुई मादा, उल्टा लटका दिया है बेचारी को। थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं व्हाइट कलर में, ये देखो ये मादा लटकी हुई उल्टी, क्यों उल्टी है भाई, इसमें से प्रवेश कराना है ना, ऐसे सीधी लटकी रहेगी तो पुमाणु कैसे आएगा, और ऐसे कैसे ये भी लटका हुआ है ऐसे, तो यहाँ से पुमाणु जब रिलीज होंगे तो इस तक पहुंचेंगे पानी की सहायता से, जल से। तो ये क्या है, ये हमारी स्त्रीदानी है, और ये क्या है, ये पूधानी है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। इसमें जो बनेंगे वो भी एन बनेंगे, क्योंकि थैलस कैसा है, एन है। ये भी कैसे बनेंगे, एन बनेंगे, क्योंकि थैलस कैसा है, एन है। विभाजन तो समसूत्री होगा, क्योंकि एन से आधे क्या करोगे, और अर्धसूत्री तो हम कर चुके हैं, युग्मकोद्भिद बनाया है इसीलिए ताकि नर व मादा बने। तो ये नर व मादा बन गए। अब क्या होगा, नर व मादा मिलेंगे, वही पानी आएगा, जो नर है वो मादा तक पहुंच जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मिलने से क्या बनेगा, युग्मनज। युग्मनज ये एन है, ये भी एन है, तो ये कैसे बने, देखो कहानी वही है ब्रायोफाइटा वाली, वहां पे भी युग्मकोद्भिद था, बीजाणुद्भिद था, सब सेम है, वही साइकिल चल रहा है। मिल गए, मिलने से युग्मकोद्भिद बना। इसमें क्या होगा, विभाजन। देखो विभाजन से पहले भी क्या बनेंगे, इसमें बीजाणु बनेंगे, भाई ऐसे विभाजन नहीं बनेंगे। जो भी स्ट्रक्चर बना है, मान लो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना है ना, भ्रूण बनेगा, है ना, भ्रूण बनेगा, उससे एक क्या होंगे, इसमें विभाजन होंगे, विभाजन होने से बीजाणु बनेंगे, वापस स्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोर्स कैसे बनेंगे, ये स्पोर्स समसूत्री ही बनेंगे, क्योंकि हमें तो अभी स्पोरोफाइट ही तो बनाना है वापस। बस ये स्पोर जहां जाएंगे ये फट जाएगा, स्पोर जहां जाएंगे, जहां पे जाएंगे पूरा के पूरा बीजाणुभिद बना लेंगे, मतलब पूरा के पूरा पौधा वापस बना लेंगे। जिसका भी प्लांट है वो प्लांट बन जाएगा, है ना, जैसे सिलेजिनेला है तो सिलेजिनेला बन जाएगा। फिर कहानी शुरू हो जाएगी, फिर ये बीजाणुभिद से स्पोर बनेंगे, स्पोर से युग्मकोद्भिद बनेगा, युग्मकोद्भिद नर व मादा बनाएगा, नर व मादा फिर मिलेंगे, तो कहानी चालू है ना। इसी को क्या कह रहे थे हम, पीढ़ी एकांतरण कह रहे थे। बस ऐसे ही चल रहा है। अब आपको कहानी समझ आ गई, ब्रायोफाइटा में भी ऐसे ही किया था।
चलिए, तो ये कहानी समझ में आई। हाँ, स्पोरोफिट बहुकोशिकीय, ये तो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा नॉर्मल प्लांट है। अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, जो स्पोर बन रहे हैं, कौन से स्पोर की बात कर रहे हैं? ये वाले स्पोर की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। ये अचानक ये पौधा नहीं बना, इसमें से क्या बनेंगे, हम कह रहे हैं बीजाणु बनेंगे फिर से, और ये बीजाणु उगकर क्या बनाते हैं? तो ये जो इस बीजाणु की बात कर रहे हैं कि सब में एक जैसे बीजाणु नहीं बनते, कुछ में जो है बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लघु बीजाणु और एक होते हैं गुरु बीजाणु। ये वो नर मादा युग्मक वाले बीजाणु नहीं है, जिसको छोटे बीजाणु बड़े बीजाणु भी कह सकते हैं। तो जो लघु बीजाणु होते हैं उनको माइक्रोस्पोर कह देंगे, और जो गुरु बीजाणु होते हैं उनको मेगास्पोर कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बड़े वाले बीजाणु यानी वृहद बीजाणु जो है वो मादा को बनाएंगे, ठीक है, और छोटे वाले जो बीजाणु है वो नर को बनाएंगे तथा नर युग्मकोद्भिद को बनाएंगे। उसके बाद जो बीजाणु बन रहे हैं, थैलस बन सकता है ना अलग अलग, ठीक है। पीढ़ी एकांतरण पूछेंगे तो नॉर्मल पीढ़ी एकांतरण है इसमें, मतलब युग्मकोद्भिद भी बन रहा है, और फिर उससे बीजाणुद्भिद भी बनता है वापस, फिर बीजाणुद्भिद से स्पोर बनते हैं और फिर युग्मकोद्भिद बनता है, मतलब ये साइकिल चलता रहता है। तो पीढ़ी एकांतरण इसमें क्लियर है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में भी क्लियर था। या तो खत्म होते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दे रखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक एक एग्जाम्पल उसके याद रख लें, वही फ्यूचर प्लानिंग है ना। चलिए, तो टेरिडोफाइटा को कितने भागों में बांटते हैं? शिवालों को बांट दिया, ब्रायोफाइटों को बांट दिया, टेरिडोफाइटा के मुझे भी बांटो, तो इनको भी हमने वर्गीकृत कर दिया है। वर्गीकृत जो है वो कुछ इस टाइप से किया है। 4 वर्ग हैं इनके। सबसे पहला है साइलोप्सिडा। आपकी बुक में यानी एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दिया हुआ है, फिर से मैं कह रही हूँ, आप चाहे तो सिर्फ नाम याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक एक लाइन ऐड कर दी है यहाँ पे, ताकि भाई ऐसे नाम याद नहीं होंगे, कुछ उसका कैरेक्टर याद रखोगे तो थोड़ा नाम याद करना ईजी हो जाएगा। ये साइलोप्सिडा है। इस वर्ग के अधिकांश पौधे जीवाश्म हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? फॉसिल्स। आई थिंक आप समझते होंगे कि जब कोई प्लांट या एनिमल डेड हो जाए, ठीक है, डेड हो जाता है और जमीन के नीचे दबता जाता है, तो उसकी कोशिकाएं तो मर जाती है, लेकिन उसकी जो हार्ड चीज़ें होती हैं जैसे बोन है या कार्टिलेज है, ये गलती नहीं है। तो जब सालों बाद उसको खोद के निकालते हैं तो वो एज इट इज निकलती है, उसको हम कहते हैं जीवाश्म। जैसे कोयला निकालते हैं, है ना, कोयला गले हुए पादपों और जंतुओं के अंदर जमीन में दब जाने की वजह से बनता है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, मुझे जहां तक याद है। तो इनको जीवाश्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि जब टेरिडोफाइटा सबसे पहले बने थे, मतलब टेरिडोफाइटा की जब खोज हुई थी तो सबसे पहले यही मिले थे, और इनके अभी कोई जिंदा प्लांट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो भी है वो कैसे है? जीवाश्म है। मतलब जब खुदाई हुई तो खुदाई में ये मिले, जैसे राइनिया मिला। तो ये मैंने इसीलिए बताया, कई बार क्वेश्चन आ जाए कहीं कि टेरिडोफाइटा का जीवाश्म रूप है तो वो राइनिया है। इसका कोई हमारे पास प्लांट अवेलेबल नहीं है, जो भी है इसका मरा हुआ स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, खुदाई में मिला हुआ, या तो डिजाइन है या कहीं प्रिंट पत्थर या मिट्टी पे उसकी प्रिंट मिली है तो वो मिला हुआ है, ठीक है, इसलिए जीवाश्म है। यह पादप समबीजाणुक होते हैं, वह बीजाणुधानी तने या शाखाओं के अग्रभाग पर होती है, ठीक है। बीजाणुधानी क्या होंगी? तने या शाखा के अग्रभाग पे, मतलब आगे होगी। राइनिया इसको याद रखें, और साइलोटम आप याद रखते हैं। वैसे जो साइलोप्सिडा ये मिलता है नेचर में, ये तो वही जीवाश्म है। तो साइलोप्सिडा का आप याद कर सकते हैं साइलोटम से, कैरेक्टर भले याद नहीं थे। ये देखो राइन, इसका फोटो क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं, ये सिर्फ हमें प्रिंट मिला है। अब प्रिंट कैसे मिला? मिट्टी में ऐसी डिजाइन मिली थी और इसकी कुछ जो गली नहीं होगी वो चीज़ें मिली थी, तो फिर वैज्ञानिक है उन्होंने खोज के निकाला कि ये एक टेरिडोफाइट रहा होगा, क्योंकि देखो इस पर जो स्ट्रोबिलस है वो मिल रहे हैं और ज़्यादा कोई डिवाइडेशन भी नहीं है, तो फिर इसको नाम तो बाद में दिया गया राइनिया, लेकिन ये जीवाश्म है,
ठीक है, ये है साइलोटम। मैंने कहा इसके मिलते हैं प्लांट, तो देखो ये ग्रीन है, फोटो लिया है इसका, तो ये साइलोटम है। चलिए लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में क्या है, बीजाणु वही सम है या विषम है, उसमें सम थे, इसमें दोनों टाइप के हैं। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, जो हमने इतनी बार बोल दिया। उसके बाद है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में ये हॉर्स टेल, जो मैंने आपको बता दिया किसको कहते हैं, इक्विसिडम को बोलते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुधरों पर एक शंकु के रूप में होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको पता ही है कौन है, इक्विसिडम, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स टेल भी आ गया और शंकु सिर्फ किस में बनता है, वैसे मेरे हिसाब से याद करना इजी हो जाएगा, क्लासिफिकेशन प्लस एक एग्जाम्पल आप याद कर लो, ठीक है। और ये रहा सिलेजिनेला और ये रहा इक्विसिडम। अब बात करते हैं हम इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ठीक है। कॉमन नेम प्लस इक्विसिडम का हम बता चुके हैं, हॉर्स टेल कहते हैं इसे, और सिलेजिनेला को संजीवनी कहा जाता है, इसको कहीं नोट कर लें। अब आप बोलेंगे हाँ कहीं सुनी सुनी लग रही है, जो हनुमान जी लेकर आए थे ना लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी, वही संजीवनी बूटी जो है वो सिलेजिनेला थी, ठीक है। और ये कहाँ उगती है, ये वहीं उत्तराखंड हिमालय के पहाड़ियों पे बहुत हाइट पे मिलता है। भाई आप बोलोगे नहीं, अभी तो आप कह रहे थे सिलेजिनेला आपने देखा होगा, सिलेजिनेला की बहुत सारे स्पीशीज हैं, एक टाइप का सिलेजिनेला नहीं होता, लेकिन जिस सिलेजिनेला को हम संजीवनी कह रहे हैं वो वहाँ पे बहुत हाइट पे मिलती है, ठीक है, इसकी जो स्पीशीज है। तो सिलेजिनेला जो है उसको संजीवनी कहा जाता है, क्यों, कैसे पता चला कि हनुमान जी जो लाए थे वो ये थी, तो जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, इसमें पाए जाने वाले जो तत्व थे, केमिकल्स थे, रसायन थे, उन पर अध्ययन किया, तो पता चला कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, मतलब इसमें बहुत सारे दवाइयों के काम हैं, ये बहुत सारी जगहों पे अभी भी काम में ली जाती है। इसका जो केमिकल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को हैंडल करने में, जैसे किसी का जो मासिक धर्म है वो प्रॉपरली नहीं आता, कोई डिफ़िकल्टी है, तो उसको सही करने के लिए भी सिलेजिनेला की जो केमिकल है उसको या तो दवाइयों में मिला के देते हैं, या लोग क्या करते हैं जहाँ अवेलेबल है वो इसको पीते हैं। प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब सूजन वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, आपको कोई डिजीज़ हो गई है जिसमें आपके अंदर बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो बैक्टीरिया को मारने में एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में, सभी फॉर्म्स में इसको क्या काम में लिया जाता है, सिलेजिनेला को काम में लिया जाता है। ऐसे ही यूज़ इक्विसिडम के भी है। इक्विसिडम का भी यूज़ जो है वो दवाइयों की फॉर्म में किया जाता है। कुछ कहते हैं कि इक्विसिडम की कुछ जातियां पॉइजनस भी है, यानी विषैली भी है, लेकिन कुछ में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसका उपयोग वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो लेते हैं उसी फॉर्म में कि दर्द निवारक के रूप में, यानी कि दर्द हो रहा है, पेट दर्द है, सर दर्द है, तो ऐसी फॉर्म में लिया जाता है। तो ये दो जो हैं आप याद रखेंगे। और क्या यूज़ लिख सकते हैं, राइनिया का लिख सकते हो कि वो एक जीवाश्म की, उस पर उसको रिसर्च कर सकते हैं प्रयोगशाला में कि कैसा रहा होगा टेरिडोफाइटा उस जमाने में, है ना, भूली बिसरी यादों के तहत। तो लास्ट वाला जो है वो है टेरिप्सिडा। इनकी पत्तियां, 4 बोला था ना, इनकी पत्तियां बड़ी व गोफिलस होती है और बीजाणु पुंज के रूप में मिलते हैं। पुंज का मतलब क्या है भाई, मैंने आपको अभी पत्ती पे ऐसे बीजाणु मिलते हैं ऐसे बताया था, है ना। अगर इस बीजाणु में ऐसे गुच्छे के फॉर्म में बने ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं बीजाणुधानी पुंज या सोराई। एक होता है तो सोराई, बहुत सारे एक होता है तो सोरस और बहुत सारे हैं तो सोराई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फर्न। तो आज का जो हमारा लेक्चर है और टेरिडोफाइट भी क्या होता है यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे, और जैसा कि मैंने कहा अब कहानियाँ इजी होती जाएगी। अगर एक बार आपने साइकिल याद कर लिया, बस उसी साइकिल को बार बार लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पुराना पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए।